जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं जो जल परिवहन हमारा जो एक क्लास इसका पहले हो चुका है, जिसमें जल परिवहन में हमको आज आंतरिक जल परिवहन हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो है समुद्री जल परिवहन। ठीक, तो यहाँ पर जल परिवहन को दो भागों में बांटे थे। एक था आंतरिक जल परिवहन, यानी देश के अंदर जल का परिवहन के रूप में किस प्रकार से यहाँ पर परिवहन के साधन चलते हैं। ठीक, और उसी क्रम में यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट था कि आंतरिक जल परिवहन और एक था समुद्री जल परिवहन। अच्छा, समुद्री जल परिवहन की बात की जाए तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है, ठीक, यानी जो भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये इस समुद्र तटीय क्षेत्र में यहाँ से लेकर, यानी ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ यानी पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत की मुख्य भूमि की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की, अच्छा समुद्री, सबसे पहले इसको जानो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है। तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक, ये है भारत की मुख्य भूमि की। ठीक, लेकिन इसमें यहाँ पर ये 6100 और यहाँ पर है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप है और यहाँ पर है अंडमान। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको अंडमान लिख देते हैं, अंडमान, और ये है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप जो है ये इधर अरब सागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक, इधर, और इधर है अरब सागर जिसमें लक्षद्वीप है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल जो दूरी है मुख्य भूमि की, अभी इसको हम लोग नहीं जो है काउंट किए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप को भी काउंट करेंगे, अंडमान को भी काउंट करेंगे तो ये आंकड़ा काफी आगे जाएगा। तो हमारी मुख्य भूमि की कुल जल सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जो यहाँ से लेकर यहाँ, यानी इधर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के मध्य, ये 6100 किलोमीटर हमारी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। ठीक, एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि हमारी मुख्य भूमि की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो मुख्य भूमि की याद रखना, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। लेकिन जब ये यहाँ से पूछेगा कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, यानी ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, कुल तटरेखा की लंबाई। ठीक, तो कुल तटरेखा की लंबाई यानी यहां से लेकर यहां तक भी काउंट किए और इसको भी काउंट किए और इसको भी काउंट किए, तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है। ठीक, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, या तो वहां पर मुख्य भूमि दिया होगा, बस वहां पर अंतर केवल ये होगा, मुख्य और यहाँ पर कुल और मुख्य। अगर मुख्य भूमि का पूछता है तो 6100 किलोमीटर होगा, कुल भूमि का पूछता है तो 7516 होगा। दोनों को एक साथ लिखो, एक साथ पढ़ो, कि ये ना हो कि कंफ्यूजन हो। ठीक, तो यहाँ पर इसको कुल क्यों बोले, क्योंकि कुल में ये भी आता है, इन सबको भी काउंट किया गया, इसको भी जोड़ा गया, और मुख्य में केवल यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया, यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी समुद्र तटीय रेखा साझा करते हैं। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा साझा करते हैं, यानी तटीय रेखा सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो 9 राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं, इसको भी याद रखना, 9 राज्य हैं, 9 राज्य जो समुद्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी समुद्र की तट से जुड़े हुए 9 राज्य हैं। ठीक, कौन कौन से हैं ये भी जान लो। गुजरात, और गुजरात के बाद में सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद फिर गोवा, केरल, तमिलनाडु, कितना हो गया, एक, इधर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, फिर
1 2 3 4 5 6। ठीक, तमिलनाडु के बाद में फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में इधर उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में फिर इधर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत में समुद्र तटीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो ये 9 राज्य इंपॉर्टेंट हैं, एक बार नोट कर लो। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो वो है गुजरात। ठीक, गुजरात इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। ठीक, सबसे कम जो कि यहाँ पर के गोवा सबसे छोटा है, तो गोवा का ही सबसे कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन कई बार बने भी हैं। जो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो थोड़ा सा डीप पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो डीप यही है कि अभी यहाँ पर गुजरात को भी पूछ सकता है, यानी ये 9 राज्य भी पूछ सकता है, 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य, 5 राज्य, या फिर ये पूछ सकता है 6100 किलोमीटर, ये वाला पूछ सकता है। तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर ही है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे। अच्छा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है हमारी वो 6100 किलोमीटर है। ठीक, तो जो 6100 किलोमीटर दूरी है, अच्छा इसी पे जो समुद्र, अब ये तो समुद्र है ना, अरब सागर, अरब सागर इधर समुद्र है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, ये भी समुद्र है पूरा का पूरा, और नीचे हिंद महासागर है। तो यानी भारत के 3 और जल से घिरा, देखो ये सारे जल आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, जल की खासियत है, पूरे पृथ्वी पे जो 71% जल है, ये पूरा का पूरा जल कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। नहीं तो किसी जल की ऊंचाई इतना होता, किसी जल की ऊंचाई इतना होता। तो इसीलिए हम लोग जो दूरी नापते हैं वो समुद्र तल से नापते हैं, क्योंकि समुद्र का तल बराबर होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी जल आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, और जब जल जुड़ जाएगा तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा बल्कि समतल हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग जो ऊंचाई नापते हैं समुद्र तल से नापते हैं। ठीक, तो ये सारा का सारा जल एक दूसरे से मिला हुआ है। ठीक, ये पूरा का पूरा समुद्र है, इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। ठीक, अच्छा जो हम लोग व्यापार करते हैं यानी समुद्री परिवहन, हमको यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ना है। समुद्री परिवहन में क्या होता है कि हम जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक देश है, यहाँ कोई एक देश है यहाँ, तो हम लोग यहाँ पर वायुयान से व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारा सामान हम जहाज से नहीं ले जा सकते। यहाँ पर हम सड़कें नहीं बना सकते हैं, क्योंकि समुद्र में सड़कें नहीं बना सकते। रेल परिवहन यहाँ से इन दोनों देशों के मध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हम लोग व्यापार क्यों करते हैं ये भी पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इनसे व्यापार करते हैं तो क्यों व्यापार करेंगे इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मान लो अभी इनसे व्यापार करते हैं, ये भारत से, और यहाँ पर कोई दूसरा देश है, देश ए और देश बी। ठीक, और दोनों लोग यहाँ से व्यापार करते हैं, तो ये व्यापार किस तरीके से होगा? ठीक, ना तो यहाँ पर सड़कें हैं, ना तो रेल है, और वायुयान से व्यापार कर नहीं सकते, क्योंकि भारी भारी सामान होगा जो व्यापारिक होता है। ठीक, तो वो इतना ज्यादा सामान वायुयान के द्वारा तो पहुंचाना संभव है नहीं, अगर उसी किसी तरह पहुंचाएंगे भी तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो एक रास्ता यही है कि यहाँ से यहाँ पर जो शिप के माध्यम से यानी समुद्र के में जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश पे ले जाया जाए। तो उसको किस प्रकार से ले जाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जहाज बना होना चाहिए, और जहाज के लिए जहाज को खड़ा करने के लिए यहाँ पर पत्तन बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बंदरगाह। ठीक, तो जो पत्तन होते हैं उस पत्तन को किस प्रकार से बनाया जाए कि जहाज यहाँ तक आके बिल्कुल इस तटरेखा से लग जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पत्तन नहीं देखे होंगे लेकिन प्लेटफॉर्म देखा होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म किस तरीके से बना होता है? ऐसे पटरी है, और जो प्लेटफॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेकर, और यहाँ पटरी काफी नीचे होगी, ट्रेन काफी नीचे होगा, लेकिन उसका द्वार क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म के एकदम बराबर में होगा, यानी इसमें जो जाने वाला रास्ता होगा बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के बराबर होगा। ठीक,
ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर पत्तन होते हैं, जैसे यहाँ नीचे खाली जगह होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर से बहुत सारा यहाँ से मिट्टी हटा के इसको खूब गहरा बना दिया जाता है। और जब खूब गहरा बना देंगे तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, और जब यहाँ पर पानी भर जाएगा तो जहाजें समुद्र से बड़ी आसानी के साथ आके इस तट रेखा से चिपक जाती हैं, और जब यहाँ से चिपक जाएंगी तो इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, और सारा सामान इसी जो है प्लेटफॉर्म जैसे पत्तन से यहाँ से सामान को आप बड़े आसानी से इसमें खाली कर सकते हैं, वापस से इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि यहाँ पर खूब गहरा होगा, ये पूरा का पूरा स्थान खूब गहरा होगा, पानी जितने ज्यादा होगा उतनी बड़ी जहाज यहाँ बड़ी आसानी से आके इस किनारे से लग सकती हैं। जब ये लगेंगी तो उससे जो भी हमारा जो व्यापारिक सामान होगा उसका आदान प्रदान कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, तो ऐसे भारत में कई सारा जो बंदरगाह है उन सारे पत्तनों को, बंदरगाहों को हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला जो बंदरगाह है यहाँ पर सबसे पहले इसी को विकसित किया गया था, इसका नाम है कांडला। ठीक कांडला बंदरगाह जो है, ये कांडला बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। ठीक, गुजरात में स्थित है। इसका विकास सबसे पहले सरकार द्वारा किया गया, सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दिया गया। उसका कारण ये था कि विभाजन के समय यहाँ पर एक कराची बंदरगाह था। ठीक, और भारत का समस्त, क्योंकि विभाजन से पहले भारत का जो अखंड भारत था कुछ इस प्रकार से था। ठीक, और विभाजन के बाद में यहाँ पर एक रेखा खींच दी गई, तो हमारा जो व्यापार होता था वो ज्यादातर कराची बंदरगाह से होता था, क्योंकि कराची बंदरगाह एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जो भारत का एक बहुत ही बड़ा व्यापार, जो एक पत्तन था जहां से बहुत सारा व्यापार होता था। लेकिन जब विभाजन के बाद में ये जो कराची बंदरगाह था ये पाकिस्तान में चला गया। अब भारत का व्यापार किस प्रकार से हो, क्योंकि यहाँ से व्यापार करते थे, तो अब ये वाला रास्ता तो उधर चला गया बंटवारे में, पाकिस्तान में, तो जो हमारा इधर बच गया, तो इसके लिए जो है यहाँ पर एक कांडला पत्तन का विकास किया गया गुजरात में। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। तो पहली बात तो ये है गुजरात में, और ये किस बंदरगाह के स्थान पे इसका विकास किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कठिन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे इस प्रकार से कि किस पत्तन के स्थान पे कांडला बंदरगाह का विकास किया गया या जो इसका पुनः निर्माण किया गया, तो वो था कराची। ठीक, कराची बंदरगाह के स्थान पे कांडला बंदरगाह का जो विकास किया गया। ठीक, तो ये है कांडला बंदरगाह। उसके बाद में कांडला के बाद में यहाँ पर ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक है मुंबई एक स्वयं एक बंदरगाह है, और मुंबई एक बहुत बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है यहाँ पर मुंबई। ठीक, और इसी मुंबई का भार कम करने के लिए इसके जस्ट सामने यहाँ पर एक और बंदरगाह बनाया गया, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जहाँ से यही मुंबई के बंदरगाह से एक औद्योगिक प्रदेश भी है, और यहाँ से विश्व के कई देशों में आदान प्रदान वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। तो इसका भार को कम करने के लिए इसके जस्ट सामने एक और बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक, तो मुंबई में ही है, जो मुंबई में उसके जो मुंबई बंदरगाह है इसके जस्ट सामने इस बंदरगाह का भार कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। ठीक, उसके बाद में एक अगला है मार्मागांव बंदरगाह, यहाँ पर है। अच्छा, मार्मागांव बंदरगाह, यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो यहाँ पर लौह अयस्क पढ़ा था हम लोगों ने। तो जब लौह अयस्क पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस खान थी जिसका नाम था कुद्रेमुख, कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में कुद्रेमुख की खान है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। तो ये जो कुद्रेमुख की खानें हैं इसमें लोहा यानी बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन सारे खनिज पदार्थों का निर्यात कहाँ से होता है, तो वो मार्मागांव बंदरगाह से ही होता है। ठीक, तो यहाँ जो भी लोहा और जो भी यहाँ पर खनिज मिलते हैं वो इस बंदरगाह से वो कहीं भी भेज सकते हैं और कहीं से भी यहाँ आ सकता है। ठीक, तो मार्मागांव हो गया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जिसको अगला है न्यू मंगलोर।
न्यू मंगलोर और एक है कोच्चि। न्यू मंगलोर यहीं पर है, न्यू मंगलोर, और ये है कोच्चि, ये इंपॉर्टेंट है। अरब सागर की रानी बोलते हैं इसको, कोच्चि को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं, तो वो कोच्चि पत्तन को बोलते हैं, कोच्चि बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोच्चि। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को बोलते हैं, लेकिन अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, एक स्टेप हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया कांडला, हो गया मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमागाओ, न्यू मंगलोर, कोच्चि। ठीक, यहीं पर है तोतीकोरिन, यहीं पर एक बंदरगाह है तोतीकोरिन, जो इंपॉर्टेंट है तोतीकोरिन, यहाँ पर तोतीकोरिन बंदरगाह। ठीक, तोतीकोरिन बंदरगाह है। और उसके आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बंदरगाह और है, जिसमें एक है चेन्नई बंदरगाह। ठीक, यहां पर है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह या पत्तन। ठीक, और इसकी यहां पर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और आगे पारादीव है, एक है पारादीव हल्दिया, यहां पर है पारादीव है, पारादीव। और आगे चलकर पश्चिम बंगाल में एक है हल्दिया। ठीक, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, हल्दिया। ठीक, तो ये है इतने बंदरगाह जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो हमको पढ़ना है। ठीक, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमागाओ, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तोतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीव, हल्दिया। ठीक, तो इतने सारे बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों का काम क्या है, इन बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में यानी समुद्री व्यापार करते हैं। व्यापार किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो मुंबई बंदरगाह है, तो यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म के जैसा, यहाँ पर समुद्र से सटे हुए तटीय क्षेत्र में एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जाएगा, और यहाँ की गहराई जो है वो बहुत ज्यादा कर दी जाएगी। जितना ज्यादा गहरा होगा उतनी बड़ी जहाज यहाँ पर बड़ी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि गहरा नहीं होगा तो उसकी तली रेत से रगड़ के जो वहां पर आगे नहीं जा पाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये गहराई बढ़ाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे विश्व में ऐसे बहुत सारे नहरें हैं और बहुत सारी ऐसे बंदरगाह हैं जिसकी जो लगातार वहां पर उसकी गहराई बढ़ाते रहते हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पर जो जहाज आई तो उसके साथ बहुत सारा मलबा भी आता है, तो वो धीरे धीरे इसकी जो गहराई है वो कम कर देता है, तो उसको यहाँ पर नियमित रूप से इस यहाँ की साफ सफाई होता रहता है। ठीक, तो सारे बंदरगाहों की गहराई कुछ इस प्रकार से सारे बंदरगाह बनाए जाते हैं, और इसका जो समुद्र वाला क्षेत्र होगा ये ज्यादा से ज्यादा गहरा रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा गहरा रहेगा उतनी बड़ी जहाज किनारे तक बड़े आसानी से आ जाएंगी। ठीक, और इसका व्यापार ये विदेशी व्यापार करने के लिए उपयुक्त है। ज्यादातर विदेशी व्यापार ही होता है, लगभग 95% व्यापार जो हमारा है विदेशी व्यापार वो केवल समुद्री यानी इन बंदरगाहों के द्वारा ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जल परिवहन में हम लोगों ने आंतरिक जल परिवहन भी पढ़ा और समुद्री जल परिवहन भी पढ़ा। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है वायु परिवहन। ठीक, वायु परिवहन में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो नोट करना है। उसमें कुछ वायु परिवहन, वायु परिवहन यहाँ पर इसको जो फैक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं इसको नोट कर लो। इसमें वायु परिवहन को दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक और एक घरेलू, और एक आंतरिक मतलब घरेलू और एक बाह्य यानी विदेशी यानी अंतरराष्ट्रीय। ठीक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय।
विदेशी। ठीक, घरेलू के अंतर्गत यानी यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वायु परिवहन के संदर्भ में, वायु परिवहन में अगर कभी कभी आता है तो 1 नंबर में आता है, और मैप वाले में भी ये क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं। ठीक, युवा स्थान बताइए जहां पर छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं मैप वाले क्लास में। ठीक, तो वहां भी तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ एक तरफ हम कुछ वायु परिवहन को लिख रहे हैं और एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्र लिख रहे हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए उपयुक्त है। इसमें कुछ नोट कर लीजिए। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई भारत में। वायु परिवहन की शुरुआत, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। ठीक, कहां से कहां के मध्य हुई? तो ये इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व के प्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से इलाहाबाद से नैनी के बीच। ठीक, ये इसमें यात्री नहीं थे। जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो पहला वायु परिवहन किया गया, ये विश्व का पहला था, भारत का भी था और विश्व का भी था। तो विश्व का पहला जो वायु परिवहन था, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा प्रदान किया गया, डाक सेवा। ठीक, पहले वायुयान का प्रयोग जब, जैसे कभी भी कोई नया परिवहन के साधन या कुछ भी नया आता है तो उसका पहले ट्रायल होता है। कुछ भी हो, चाहे दवा हो, चाहे कोई परिवहन हो या कोई कुछ भी हो, वो नया रहेगा तो वो पहले ट्रायल होगा। तो जब ट्रायल होगा, वायुयान आया तो उसमें पहले पैसेंजर को बैठा दें तो भी खतरा हो सकता है कि दुर्घटना की चांस ज्यादा रहेंगे। तो उसका सबसे पहले ट्रायल होता है, तो उसको पहले चला के देखते हैं। जैसे कोई नई गाड़ी आती है, ट्रेन या कोई जो चलाने में थोड़ा नया होता है, तो उसको क्या देते हैं, पहले माल गाड़ी से उसको एकदम बेहतरीन ढंग से जब उसको चलाना आ जाएगा तब पैसेंजर वाली गाड़ी उसको मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार से जब जो यहाँ पर इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई, वो सबसे पहले डाक लेकर गए। ठीक, यानी डाक सेवा का प्रारंभ हुआ 1911 में। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में हुई। ठीक, 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना होती है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। 1953 में सभी विमान कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके उसको 2 निगम के अंतर्गत रखा गया। 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि जब ये यहाँ से चला था तब ये प्राइवेट था, ये सब प्राइवेट था। लेकिन 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है उसे सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, यानी उसको सरकारी कर दिया। अभी तक प्राइवेट था। 1953 में सारी कंपनियां, जितने भी वायुयान थे, उन सबका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी सरकारी हो गया। अब सरकारी जब हो गया, सरकार ने उसे खरीद लिया, तो उसको 2 संस्थाओं के मध्य रखा। ठीक, वो 2 संस्था हैं, यानी 1953 में राष्ट्रीयकरण करके उसको 2 संस्थाओं के अंतर्गत सरकार ने उसे रखा। पहला था भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम, और दूसरा था एयर इंडिया, एयर इंडिया। ठीक, जो भी देश के अंदर, यानी देश में जो घरेलू परिवहन करेंगे, देश के अंदर बैठेंगे, यानी देश के अंदर का मतलब भारत देश की सीमा के भीतर ही जिसको ट्रेवल करना है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? वो सब आएगा भारतीय
विमान निगम के अंतर्गत आएगा। ठीक, यानी जो देश के भीतर ही रहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच में गए। ठीक, यानी भारत देश की सीमा से बाहर नहीं गए। भारत में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से बिहार गए, दिल्ली से पंजाब गए, या फिर जो है यानी देश भारत देश की सीमा के भीतर ही रहे। ठीक, तो उसके लिए जो हम लोग घरेलू परिवहन के अंतर्गत परिवहन करते हैं, और इसका जो मेंटेन करता है यानी इसका जो देख रेख होता है वो भारतीय विमान निगम के द्वारा होता है। लेकिन हम लोग जो विदेश में यात्रा करते हैं यानी एक देश से दूसरे देश, यानी भारत से जैसे मान लो अमेरिका जाना है, तो भारत से अमेरिका जाएंगे तो उसके लिए एयर इंडिया का प्रयोग ये संस्था लेकर जाएगी। ठीक, एयर इंडिया। ठीक, तो इसको विदेशी के अंतर्गत रखेंगे, तो विदेशी का मतलब एयर इंडिया, घरेलू का मतलब भारतीय विमान निगम। घरेलू वाला जितने भी यहाँ पर पैसेंजर और ये जो मैनेजमेंट करना है जो वो सब भारतीय विमान निगम करेगा, और जितने भी विदेश से संबंधित मैनेजमेंट है वो सब एयर इंडिया करेगा। ठीक, तो ये थे हमारे अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इनको नोट कर लो, इसको मिटा दें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सारे लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जो यहाँ पर बोर्ड जो बोलते हैं, बोर्ड पे जो लिख दें वो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहना ना पड़े कि इसको नोट करिए, क्योंकि जो बोर्ड में लिख दिए हैं वो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बताते हैं वो तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, लेकिन जो लिख दिए हैं वो समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तभी हम लिखते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मुंबई में। ठीक, उसके बाद अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये है कोलकाता में, कोलकाता। ठीक, उसके बाद अगला बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? तो ये है बाबा साहब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है नागपुर में। नागपुर कहां पर है? मुंबई में। ठीक, नागपुर। ठीक, पांचवा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत सारे लोग गए भी होंगे, यूपी वाले। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ का जो एयरपोर्ट गए होंगे वो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक,
तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा, ठीक, जिसमें एक है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अंडमान निकोबार में है, यानी अंडमान निकोबार में कहां पर, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है वाराणसी में, ठीक, ये है वाराणसी में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा, ठीक। चलिए ठीक है, फिर इसको आप लोग नोट करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा अगला टॉपिक इसमें छूटा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन पढ़ना है, ठीक। तो व्यापार किस प्रकार से करते हैं, क्यों व्यापार करते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।